डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मथुरा वृंदावन दौरे के दौरान विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर पहुंची। हल्की बारिश के बीच प्रेम मंदिर में विधि विधान से दर्शन किए। वहीं वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से भेंट कर आध्यात्मिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। कानपुर में एलपीजी किल्लत के बीच गैस सिलेंडर की कालाबाजारी। प्रशासन ने अवैध गैस रिफिलिंग पर मारा छापा। 4 स्थानों पर छापेमारी कर 44 गैस सिलेंडर बरामद किए। 4 आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। आगरा के चित्राहट क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में एक पहिए की परिवार के 5 लोगों की मौत। कैला देवी से दर्शन कर लौट रहा था परिवार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हिसाब किताब के इस खास शो में हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने भारत के सामने कैसा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है और इसके लिए भारत की क्या तैयारियां चल रही हैं। इस जंग ने न केवल पूरे वैश्विक शांति बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतें $120 के पार हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अनिश्चितता के बादल हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत इस झटके को सहने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय चुनौती का सामना भारत भी कर रहा है, लेकिन युद्ध ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका, इजरायल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ एक सैन्य या कूटनीतिक संकट नहीं है, बल्कि यह भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए सीधी आर्थिक चुनौती भी है। युद्ध याद दिलाता है कि ऊर्जा सुरक्षा का मतलब सिर्फ तेल खरीदना नहीं, बल्कि उसे पैदा करने की क्षमता रखना भी है। युद्ध ने हमें सिखाया है कि तकनीकी आत्मनिर्भरता उतनी ही जरूरी है जितनी की ऊर्जा आत्मनिर्भरता। आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित है तो हमारे पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन की गति को बढ़ाना। दूसरा, मौजूदा कुओं से ज़्यादा तेल निकालना। इसमें स्वदेशी तकनीक ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। भारत सिर्फ सुरक्षित क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, ओएनजीसी सक्रिय रूप से उन बेसिसों पर ध्यान दे रहा है जहां पहले ज़्यादा रिस्क माना जाता था। लेकिन हालात बदले हैं तो इन कुओं पे भी काम चलने लगा है। नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम यानी NSP ने डेटा के जरिए हमें नए रास्ते दिखाए हैं। हम निवेश बढ़ा रहे हैं क्योंकि आत्मनिर्भरता ही इस वैश्विक अस्थिरता का एक स्थायी जवाब है। सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स के जरिए तेल की रिकवरी को 3 गुना तक बढ़ाया गया है। यह तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी हमें किसी विदेशी वेंडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। माइक्रोबायल इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी सिस्टम गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब हम नए कुओं की ड्रिलिंग में समय लगाते हैं तब MEOR तकनीक हमें पुराने कुओं से अतिरिक्त तेल निकालने में मदद करती है। भारत सरकार ऐसे प्रयास करती है कि हमारी एनर्जी बास्केट इतनी विविध हो कि किसी एक क्षेत्र में युद्ध की स्थिति में हमारी रसोई और गाड़ियां प्रभावित न हो, हमारी रफ्तार न थमे। इसके लिए भारत केवल रूस और अफ्रीका में अपनी न सिर्फ मौजूदगी मजबूत कर रहा है, बल्कि लैटिन अमेरिका जैसे देशों के जरिए नए ऊर्जा के स्रोत पर भी विकसित करने पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में जंग बढ़ती है तो हार्मुज जल डमरू मध्य प्रभावित होता है। अगर बीमा महंगा होता है, अगर सप्लाई चेन टूटती है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही यह मामला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है और सरकार की आर्थिक गणित भी बिगड़ सकती है। इस पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत इस संकट के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारत की ऊर्जा कहानी का सबसे कमजोर पक्ष यही है कि देश अब भी कच्चे तेल के लिए भारी आयात पर निर्भर है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है।
यहीं से ईरान, अमेरिका, इजराइल टकराव भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वजह सिर्फ ईरान नहीं है, असली वजह है हार्मुज स्ट्रेट। अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक 2024 में इस स्ट्रेट से रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल गुजरा, जो दुनिया की कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग 20% है। 2024 में वैश्विक LNG व्यापार का भी लगभग 20% इसी रास्ते से आया। मतलब साफ है कि अगर हार्मुज पर तनाव पहुंचता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार हैं। मौजूदा समय में यह रणनीतिक भंडार 10 से 12 दिनों के लिए पर्याप्त बताए जा रहे हैं, जिसके कारण भारत की भी चिंता धीरे धीरे बढ़ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ONGC में निदेशक रही सुषमा रावत जी, जो अभी पूर्व चेयरमैन हैं ONGC टेरी बायोटेक लिमिटेड की। आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा जी, पहला सवाल यही है कि खाड़ी देशों में युद्ध की आग भड़की हुई है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा वहां से आयात करता है। एनर्जी के इस जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट और स्वदेशी तकनीक संसाधनों पर आपकी क्या राय है? नमस्कार। मुझे APN में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो 20 दिन हो गए हैं ये युद्ध या क्राइसिस, जो ईरान क्राइसिस के नाम से या गल्फ, उसके बारे में जान रहे हैं हम। उसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से, जैसे कि आप पहले ही आंकड़े दे चुके हैं, पूरे विश्व का 20% कच्चा तेल आता था। भारत के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा महत्व रखता है। 3rd कंज्यूमर हैं हम वर्ल्ड में ग्लोबली, लेकिन हमारा 40% तेल जो है वो मिडल ईस्ट के देशों से आता था। और लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भारत सरकार पहले से ही, क्योंकि यूक्रेन वॉर पहले चल रहा था, पहले से ही हम लोगों ने अपने सोर्स जो है, कच्चे तेल के जो सोर्स है जहाँ से खरीदता है भारत, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया था। 27 देशों के बजाय 40 देश पिछले 1-2 साल में हम लोगों ने बढ़ा दिए। 40 स्रोत हैं जहाँ से हम तेल लाते हैं बाहर से। और हमें जो ज़्यादा असर पड़ेगा, रशिया से पहले भी तेल आता था और अभी भी हम लोग फिर से तेल वहाँ से ला रहे हैं। जो ज़्यादा असर पड़ेगा वो हमें पड़ेगा गैस का। टोटल इंपोर्ट हमारा 50% है बाहर से जो इंपोर्ट होता है गैस का, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा कतार से आता था। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों में कतार के जो पार्स फील्ड है, साउथ पार्स फील्ड, उसमें हमला हुआ है। मैं जियोपॉलिटिकल उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारत सरकार ने, और ख़ासकर जो MOPNG जो मंत्रालय है और मंत्री जी के प्रयासों से देश को इस जो कमी पड़ रही है वो बाकी और जगह के स्रोतों से पूरी हो जाएगी। लेकिन जो रिजर्व अपने पास है वह धीरे धीरे घटता जा रहा है, यह चिंता की बात है। लेकिन यह संघर्ष केवल एक क्षेत्र तक नहीं है, अब यह मिडिल ईस्ट के सभी देशों में फैल चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप। संजीव जी, यह संघर्ष केवल ईरान तक सीमित नहीं है, यह एक क्षेत्रीय रीजनल वॉर की ओर बढ़ रहा है, जिसमें लेबनान, सीरिया, यमन के प्रॉक्सी संगठन या जिसको आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, वह ईरान की तरफ से अगर खुल के मैदान में आते हैं तो हालात और बिगड़ेंगे। क्या स्थिति है इस समय अभी मिडिल ईस्ट की? संजू जी। देखिए प्रसून जी, मैं अभी भी इसको ये कहूंगा कि ये रीजनल वॉर की तरफ बढ़ तो जरूर रहा है, लेकिन अभी भी ये रीजनल वॉर का इसने रूप लिया नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ही ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के हित में होगा कि ये कोई रीजनल वॉर में न तब्दील हो।
और इस संदर्भ में मैं अवश्य आपके बड़मानी चैनल के माध्यम से जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं जिनके ऊपर लगातार ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले ईरान की तरफ से, इस्लामिक रेजिम की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसे हमलों के संदर्भ में वेस्ट एशिया के राष्ट्रों ने काफी संयमित रुख अख्तियार किया है और उन्होंने कोई कम्बैट के ऑपरेशंस नहीं किए हैं। वो अपने डिफेंस को ही करने में लगे हुए हैं और ऐसे में वो रीजनल एस्केलेशन इसका नहीं होने देना चाहते। लेकिन वहीं ईरान की इस्लामिक रेजिम के जो टेरर प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हमास तो खाली आप मान लीजिए काफी कमजोर पड़ चुका है, या हूती हो, या इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े अन्य आतंकी संगठन हो, वो सभी इस पूरे क्षेत्र को रीजनल वॉर में ले जाने की मंशा के साथ और उसके एस्केलेशन की मंशा के साथ इजराइल पर और अमेरिकी बेसिस पर हमले कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि जो मेन जो ऑपरेशंस हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के द्वारा ही किए जा रहे हैं और ये जो पूरी स्थिति है अभी भी रीजनल वॉर में नहीं पतती है। यद्यपि इसके लिए अनेक की जो साजिशें हैं, जो इसके जो इस्लामिक रेजिम और जो प्रॉक्सीज हैं, वो अवश्य इस बात की कोशिश करते दिखाई देते हैं। इजराइल भी चाह रहा है कि युद्ध अभी थमे नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूषण दीवान जी, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी, आपका स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे ये समझना चाहेंगे कि अभी तक का इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन इसे खत्म करना मुश्किल होता है जब तक किसी भी देश का एक देश के तौर पे अंत ना हो जाए, जैसे इराक का, जैसे सीरिया का। लेकिन अमेरिका इस वॉर में फंस चुका है। अमेरिका और इजराइल के लिए इस युद्ध में एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? कैसे इस युद्ध से अमेरिका निकलेगा? क्या उनकी रणनीति होगी आने वाले समय में? धन्यवाद डॉक्टर प्रसून जी, आपके चैनल पे, रिस्पेक्टिव चैनल पे आने के लिए, बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, अमेरिका को तो झटके में इजराइल ने और इवन सऊदी ने, सुन्नी सऊदी ने बहका के यहाँ ले आए हैं और मादुरो को अरेस्ट करने की खुमारी में ट्रंप साहब ने सोचा ये भी एक और निकारागुआ है, वेनेजुला है, तो वो तो बना नहीं। मुझे समझ नहीं आती, इतनी भारी, इतनी इंटेलिजेंस थी इनकी। आपको मालूम होगा पहले तो अटैक को 27 को करने वाले थे, जो 28 को किया और पहले कुछ घंटों में ही अयतुल्ला खुमैनी को मौत की घाट उतार दिया। इतनी गहरी पैठ है, तो क्या इनको मालूम नहीं था कि ईरान के पास कितनी भारी तैयारी है? तैयारी हम सब देख रहे हैं। 3 हफ्ते हो गए, अभी तक चल रहा है, 2 हफ्ते। डॉक्टर भूषण जी, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मेरे रणनीतिकारों ने, मेरे सलाहकारों ने मुझे इस चीज के बारे में आगाह नहीं किया था। जी प्रसून जी, राजा अपने एडवाइजर्स को ब्लेम नहीं कर सकता है। राजा एक जौहरी होता है, पारखी होता है। अगर वो राजा ही नहीं है, अगर वो कह दे कि मुझे एडवाइजर ने मिसगाइड कर दिया, तो अब राजा किस काम के हैं? ये खुद भी उनकी गलतियां हैं। खैर, सवाल ये है, आगे की बात अगर आप देखें, देखिए, मेरे पिता को 86 साल का बेशक हो और परिवार को आप गोली से उड़ा दें अटैक करके, जबकि हमारे ओमान में हमारे साथ आप बातचीत कर रहे थे, आप माने यूएस से और इजराइल, और आप जिनेवा में बात कर रहे थे, और आप उड़ा दें और आप सोचे हम चुप बैठे रहेंगे? सवाल ही नहीं। 2500 साल पुरानी सभ्यता ईरान, वो घुटने पे नहीं आएगा और इनको तकलीफ देता रहेगा। डॉक्टर भूषण, एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि भारतीय नौसेना खाड़ी में हमारे जहाजों को एक्सकॉर्ट कर रही है, लेकिन अगर सीधे समुद्र में उतरते हैं हमारे जहाज, एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, तो क्या हमारी नौसेना के पास इतनी क्षमता है कि वह अमेरिका या रूस की मदद के बिना अपनी एनर्जी लाइंस को पूरी तरह से सुरक्षित रख सके? बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रसून जी। नेवी का मेन मुख्य काम यही होता है, टू इंश्योर कंटिन्यूड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। वो आप ठीक बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर सवाल ये है कि युद्ध वो अच्छा जो बिना लड़े जीता जाए। अगर आप, ईरान आपका दोस्त है और ईरान दुनिया भर को दुश्मन नहीं बनाना चाहता है, ईरान ने साफ कहा है, यूएस से इजराइल और उसके अलाई, उनको हम परमिट नहीं करेंगे और हम बाकी जा सकते हैं। पर सवाल ये नहीं, हालांकि आपने डॉक्टर साहब रिस्पेक्टफुली कहूं मैं आपको, आपने कहा एक तो जल डमरू मत का प्रॉब्लम है, दूसरा आपने कहा वो मेन प्रॉब्लम एक्चुअली वो नहीं है, अब तो 50% प्रॉब्लम वो है। 50% तो ये हो गया है जो रिफाइनरीज हैं जिनको हिट किया है। हमारी एलपीजी के 2 शिप्स आए हैं परसों, है ना,
तो आप देख नंदा देवी और शिवालिक, अभी जो हमारा एलपीजी की जो है वो 2 शिप जो है खाली 1.5 दिन का स्टॉक पूरा करते हैं। हमारी 30 मिलियन टन्स खपत है एलपीजी की, और सब कतार, यूएई, और टर्मिनल्स भी यूनिक होते हैं, सेपरेट होते हैं। जो क्रूड ऑयल होता है, समझने की बात है, जो वीएलसीसी होते हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, 2 लाख मिलियन टन लेके आते हैं, 2 लाख बैरल लेके आते हैं, और हम रोज लेते हैं 5 मिलियन बैरल्स पर डे। डॉक्टर भूषण जी, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं, और जो मौजूदा जरूरतें हैं आपने तो ज़्यादा बता दिया कि 1.5 दिन का, मैं बता रहा हूँ आपको 1 दिन का भी यह स्टॉक हमारा पूरा नहीं करता है। ईरान बनाम अमेरिका इजराइल युद्ध की उसके क्या निहितार्थ निकाले जा रहे हैं भारत के संदर्भ में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुषमा रावत जी। सुषमा रावत जी, अगर हम बात करें कि ओएनजीसी टेरी बायोटेक लिमिटेड में आप चेयरमैन रही हैं, उसकी भूमिका अहम हो गई है, आपकी माइक्रोबायल इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी टेक्निक इस संकट के समय भारत के पुराने पड़ते तेल कुओं से उत्पादन बढ़ाने में कितनी मददगार साबित हो सकती है, जबकि हालात ऐसे हैं कि हार्मुज स्ट्रेट को बंद रखा गया है। जी मैं एक बात बोलना चाहूँगी। जब हम लोग डिस्कवर करते हैं और फील्ड को डेवलप किया जाता है तो उसमें 3 तरह की रिकवरीज होती हैं। पहले एक प्राइमरी होती है जो कि प्राकृतिक ड्राइव होता है, जो प्राकृतिक प्रेशर होता है उससे जो रिकवरी, जो तेल और गैस ऊपर आता है। उसके बाद में सेकेंडरी ड्राइव होता है और टर्शरी ड्राइव होता है। तो उसमें क्या होता है कि नीचे जो हमारे पूल्स होते हैं, जो ये भंडार होते हैं, उनमें एक प्रेशर मेंटेनेंस की टेक्निक होती है, चाहे आप गैस से या एयर प्रेशर या फिर वाटर इंजेक्शन से हम लोग करते हैं। तो इसको एनहांस्ड ऑयल रिकवरी के उसमें आता है। और उसमें बाद में जब इसमें एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, वाटर इंजेक्शन वगैरह से सब हो जाता है, तो अभी एक हमारा जॉइंट वेंचर है टेरी के साथ में, उसमें हम मतलब पूर्व वो पद पे रहे हैं। तो नई नई तकनीक है जिससे कि ऑयल की रिकवरी एक कूप से या वेल से हम उसको और बढ़ा सकते हैं। कितना हमारी परसेंटेज है, जरूरतों को क्या यह पूरा कर सकेगा, अहम सवाल यही है। जी। इसमें मैं ये कहूँगी कि जो हमारा इम्पोर्ट है उसको कम कर सकता है, और एकदम इतना शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि उसका प्रेशर मेंटेनेंस करने में या फिर अगर माइक्रोबियल ईओआर करें हम, उसमें भी वक्त लगता है। सुषमा रावत जी, आप बेहद अहम पदों पे रही हैं। आपसे एक शब्द में जानना चाहेंगे, एक वाक्य में जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आज की तारीख में पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो यह संकट और गहरा जाएगा। क्या भारत 1 महीने तक अपने दम पर युद्ध लड़ सकता है पाकिस्तान से? पाकिस्तान की स्थिति तो बहुत बुरी हो जाएगी, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, चूंकि यह स्थितियाँ बार बार बन रही हैं, इस क्षेत्र में तो लगातार बन रही हैं। जी, हर एक देश का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, भारत के पास भी है। 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स वो है, और इससे भारत कर सकता है। लेकिन मैं एक बात फिर कहूँ कि भारत ने अपने जो इंपोर्ट है वो इतना डाइवर्सिफाई किया है कि अश्योर्ड सप्लाई रहेगा। गैस की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो रिफाइनरी कतार में रासल के उस पे जो हुआ, जिसके कारण एलपीजी में हमारे थोड़ा सा सप्लाई में जो डिसरप्शन आया है। लेकिन अल्जीरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, कनाडा है, ये कंट्रीज़ ने, इन देशों ने अश्योर किया है कि वो हम लोगों को एलपीजी सप्लाई करेंगे। और भी देशों के साथ में भारत सरकार बात करे, जितना ऊर्जा संकट को हमें बहुत ज़्यादा इसको ऐसा नहीं बना देना है, नहीं बना देना है। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी। हाँ जी। संजीव श्रीवास्तव जी, जैसा कि सुषमा जी कह रही हैं कि ऊर्जा का संकट नहीं है, लेकिन आप जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके के फॉसिल फ्यूल की बात हो रही है, जीवाश्म ईंधन की बात हो रही है, अब यह युद्ध क्या हमें इस फॉसिल फ्यूल से दूर जाने के लिए मजबूर करेगा? क्या रूस और वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक तेल उत्पादकों को फिर से वैश्विक राजनीति के केंद्र में लाया जाएगा? संजीव जी। नहीं, देखिए प्रसून जी, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये संकट विश्व में एनर्जी सप्लाई चेन्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जैसा कि अभी सुषमा जी ने बताया, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारत की जो एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी रही, और ये भी स्पष्ट है कि विश्व के जो ऊर्जा के जो भंडार हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो,
वो सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेकों भागों में पाए जाते हैं। वेनेजुएला में तो सबसे ज्यादा है, चाहे लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर जगह पे ये भंडार मौजूद है। हमारे अपने देश में भी कई जो इस तरीके के भंडार मौजूद हैं। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भारत जो अल्टरनेट एनर्जी इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं उनको आगे आने वाले समय में तेज गति से तलाशेगा, क्योंकि ये जो संकट है मेरे असेसमेंट के मुताबिक प्रसून जी, इसमें युद्ध तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसमें शांति आ जाए, लेकिन ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, जो छुटपुट लड़ाइयां हैं, तनाव है, हमले हैं, आशंकाएं हैं, भय इत्यादि है, असुरक्षाएं हैं, वो आगे आने वाले लंबे समय तक बनी ही रह सकती है। संजय जी, एक वाक्य में समझना चाहता हूं, ट्रंप जिस तरीके का एग्रेशन दिखा रहे हैं उससे आपको लगता है कि यह युद्ध ट्रंप बीच में छोड़ के जा सकते हैं या खत्म करवा सकते हैं तत्काल में? नहीं, देखिए, बीच में छोड़ के जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल कभी भी ऐसे किसी स्थिति में नहीं अपने आप को डालेंगे कि जहां पर उन्हें इस तरीके का सेंस हो कि उनको बीच में छोड़ना पड़ा या हार का सामना करना पड़ा। ये जो और इजराइल तो इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका तो उसने कई बार एक लंबे अंतराल के बाद युद्ध क्षेत्रों को छोड़ा है, जैसा कि आपने देखा अफगानिस्तान में 20 वर्षों के बाद, इराक में लगभग 10 वर्षों के बाद। लेकिन जो पूरी सिचुएशन ईरान की है वो बहुत ही ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इजराइल के लिए तो इसके अस्तित्व का संकट है। इजराइल तो अस्तित्व का संकट है। डॉक्टर भूषण दीवान जी, ईरानी फ्रिगेट के डूबने और व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों ने हिंद महासागर को पूरी तरीके से असुरक्षित बना दिया है। क्या भारतीय नौसेना को अपनी मैरीटाइम सुरक्षा रणनीति को फिर से रीडिजाइन करने की जरूरत है? मैं नहीं समझता हूँ कुछ जरूरत है डॉक्टर साहब। हमारा इंडियन ओशन के ऊपर वर्चस्व रहे, यही हमारी मेन स्ट्रेटजी है। प्रिजर्व सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर भारत, फॉर ट्रेड एंड एवरीथिंग एल्स, प्लस डिनाई द सेम टू एनिमी। एनिमी नंबर 1 कौन है? चाइना, और किसके? पाकिस्तान के थ्रू भी। अब बांग्लादेश भी सामने खड़ा हो रहा है। आपने पिछले बाइट में पूछा मुझसे कि क्या ट्रम्प, अभी भी आप शायद पूछ रहे थे कि युद्ध रुकेगा कैसे। देखिए, मेरी आंकलन में आपको साफ बता दूं, ये जो कल हुआ है, पार्स फील्ड पे अटैक हुआ है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलएनजी फील्ड, और एलएनजी की बात हो रही है तो एक हम एलएनजी भी लेते हैं जिसपे हमारी इतनी मजबूरी नहीं है, और एलपीजी लेते हैं उसमें हमारी 60-70% मजबूरी है, और बहुत कम स्टॉक की बात हो रही थी। एलएनजी से आपके घर में, मेरे घर में पीएनजी भी आती है, हमारी मोबाइल गाड़ियां चलने में सीएनजी भी आती है, फैक्ट्रियां भी चलती हैं, रिफाइनरी तक चलती हैं। कमिंग बैक टू द इशू, ये कम से कम जो आग फैली है तो आग जो जंगलों में फैल जाती है, उत्तराखंड में फैलती है, तो कल फैलना शुरू हुई है। अगर दिमाग में ठंडक भी पहुंच जाए ट्रंप के और ईरान के, फिर भी ये आग को फैलने रोकने के लिए महीना जाएगा। डॉक्टर भूषण, एक और अहम सवाल है कि अभी शशि थरूर का बयान आया है, वह कह रहे हैं कि भारत ने अपने जो नौसेना के जहाज भेज रहा है हार्मुज स्ट्रेट पे अपने जहाजों को सुरक्षित करने के लिए, यह गलत रणनीति है और भारत सीधे युद्ध में इन्वॉल्व हो रहा है। आपको लगता है कि ये गलत फैसला है? मैं यही कहना, मैं एग्री करता हूँ इस पॉइंट से। मैं यही कहना चाह रहा था। अभी आप देखें, नंदा देवी और शिवालिक को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंदर जाके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? 21 नॉटिकल माइल, 29 किलोमीटर का द्वार है। पर्शियन गल्फ जो है 1000 किलोमीटर की है और 200 किलोमीटर चौड़ी है। पर्शियन गल्फ के पूरे ईस्ट में ईरान है और पूरे वेस्ट में ऊपर से आए तो कुवैत, बहरीन, सऊदी, यूएई, ओमान सब है, कतार। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये ईस्ट में बड़ा मजबूत है ईरान, और हम वहां घुसने में, वो देखिए वॉर में जब उनके 31 आईआरजीसी कमांड्स बन गए हैं, 31, तो कोई झटके में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करता, नुकसान होता है, नुकसान तो हो ही सकता है, झटके में नुकसान हो तो हम फंस जाएंगे। इसलिए मैंने कहा लड़ाई वो अच्छी बिना लड़े जीतती जाए। बेहद अहम बात कह रहे हैं डॉक्टर भूषण आप, और इससे आपकी बातों से भी साफ है और सरकार की जो रणनीति है उससे भी साफ है कि सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है। मोदी सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगी जो देश के ऊपर भारी पड़े। आप तीनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।